हे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूर्वी रीत ने उससे बस इतना ही कहा कि उससे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभिमन्यु सर से प्यार करती है और हमेशा करेगी। रितेश सर ने गुस्से में उसे खूब सुनाया और काफ़ी कुछ बुरा भला कहा। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो जैसा रीत को समझ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, लेकिन रीत ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप उनकी सारी कड़वी बातें सुन ली। कुछ देर बाद हम जैसलमेर के लिए निकल गए। हम घर वापस आ गए। अगले दिन संडे था। मैं और रीत घर का कुछ सामान लेने बाजार गए थे। हम सामान लेकर वापस आ रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी जो कि रीत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने एकदम से रीत को धक्का दिया। वो कुछ दूर जाकर गिरी, लेकिन मेरा पैर मुड़ा और मैं उस गाड़ी के सामने आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब इसके आगे का रीत बताएगी, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पूर्वी रीत के पास जाती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, अब आगे का तू बता। रीत अपनी पलकों से देखती है तो पूर्वी हल्के से मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके बीच लेकर जाती है और सोफे पर बैठा देती है। रीत सभी की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहे थे, लेकिन अभिमन्यु को छोड़कर। रीत एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। पूर्वी ने मुझे धक्का दे दिया। जब तक मैं संभलती और वापस मुड़ी तब तक उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। मैंने खुद को संभाला और उसके पास गई। उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं उठी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। मैंने लोगों से मदद ली और उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि उसके सर में गहरी चोट आई है और बहुत खून बह गया है। उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मैंने तुरंत फॉर्म भरा और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। उसे ओटी में लेकर चले गए और मुझे जल्दी हॉस्पिटल में पैसे जमा करने को कहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी पूरी सैलरी चाचा चाची रख लेते थे और पूर्वी की सैलरी ताई जी की दवाइयों और उनके ट्रीटमेंट में खर्च हो जाती थी। मैंने चाची से मदद मांगी, उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि अगर पूर्वी की जगह मैं भी होती तो भी मुझ पर वो एक पैसा खर्च ना करती। विनय और ताऊजी ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। मैंने अभिमन्यु और तेजस भाई को भी कॉल किया, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग बाहर थे। मैं जिससे जिससे मदद मांग सकती थी सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं हुआ और तैयार हुए भी तो
उन्होंने मेरे आगे अपनी घटिया शर्तें रखी, मुझ पर अपनी गंदी नज़रें डाली। मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। फिर मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई और किसी ने मुझे हॉस्पिटल के पीछे आने को कहा। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर पूर्वी का सोच कर गई तो वहाँ मृणाली रजावत पहले से ही मौजूद थी। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पैसे देकर मेरी मदद करना चाहती हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभिमन्यु ने जितना भी उनके बारे में बताया था, उस हिसाब से मैं इतना तो जानती थी कि वो इतनी अच्छी नहीं है जो बिना किसी फ़ायदे के मेरी मदद करे, वो भी इतने पैसे देकर। मैंने उनसे पूछा कि वो मुझसे क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका एक काम करना होगा। मैंने पूछा, कैसा काम? तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अभिमन्यु को धोखा देना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें लगे कि मैंने उन्हें चीट किया है, जिससे उनका दिल टूट जाए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। तब उन्होंने कहा कि वो अभिमन्यु से नफ़रत करती हैं और नहीं चाहती कि वो कभी खुश रहे, और वो एक्सीडेंट भी उन्होंने ही कराया था मुझे मारने के लिए। लेकिन पूर्वी बीच में आ गई और शनाया को भी उन्होंने ही मोहरा बनाया था अभिमन्यु को बर्बाद करने के लिए। मैंने उन्हें खूब सुनाया, कहा कि मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं आज गई तो पूर्वी को हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं एक स्वार्थी लड़की हूँ जो अपने लिए अपनी दोस्त की जान ले ली। उनकी बात सुनकर मैं खुद को नहीं रोक पाई और उनकी बात मान ली। उनकी शर्त के मुताबिक मैंने अभिमन्यु को एक लेटर लिखा और उनकी दी हुई रिंग और पायल भी उस लेटर के साथ उनके पास भेज दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। मैं कैसे कुछ भी होने दे सकती थी पूर्वी को। रीत अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगती है। अभिमन्यु कुछ देर शांत रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, मान लिया, तुम उस समय मजबूर थी, लेकिन आज, अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? वो तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, तुम्हें धमकी दे रही थी। उसका क्या? उसने तुम पर गोली चलवाई, मारने की कोशिश की। तुम जानती थी। ये बात तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे झूठ बोला। रीत, अभिमन्यु मेरी बात तो सुनिए, मैं सब बताने वाली थी। अभिमन्यु एकदम से चिल्लाता है, कब कब बताने वाली थी तुम? जब वो तुम्हें मार देती या मुझे बर्बाद कर देती, तब बताने वाली थी तुम। और अगर बताने ही वाली थी तो बताया क्यों नहीं? किसका इंतज़ार कर रही थी अब तक? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। रीत डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। बाकी सब भी डर जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार अभिमन्यु को
इतने गुस्से में देख रहे थे। रीत बोलना तो चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो हिम्मत करके अटक अटक कर बोलती है, अभी अभिमन्यु, मुझे लगा अगर आपको सच पता चलेगा तो आप रितेश अंकल से अपने रिश्ते और बिगाड़ लेंगे, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप किसी से भी अपने रिश्ते खराब करें। आई एम सॉरी। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, जितना हर्ट मैं आज हुआ हूँ ना रीत, इतना तो शायद 2 साल पहले भी नहीं हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नहीं बल्कि बेइंतहा दर्द नज़र आ रहा था। वो दर्द भरी नज़रों से उसे देखते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाता है और नजरें फेर कर ऊपर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। रीत खाली आंखों से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने सच छुपाकर अभिमन्यु के दिल पर कितना गहरा जख्म दिया है, उसे कितना हर्ट किया है। कौशल्या उसके सर पर हाथ रख कर बोलती है, रीत आप चिंता मत कीजिए, अभिमन्यु अभी आपसे नाराज़ हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा बहुत जल्दी उनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। रीत उन्हें अपनी भीगी पलकों से देखती है, जैसे कुछ कह रही हो कि वो उससे नाराज़ नहीं है। सरला उसे अपने पास बुलाती हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं, आप यही सोच रही हैं ना कि अभिमन्यु की तरह हम सब भी आपसे नाराज़ होंगे। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सरला पहले थे, लेकिन अब नहीं। हमें पता है आप बस अभिमन्यु का अच्छा चाहती थीं, लेकिन आपको इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। ये अच्छा नहीं किया आपने। आपको पता है जब आपको गोली लगी थी तब अभिमन्यु की क्या हालत हुई थी, कितना रोए थे वो। रीत अपने कान पकड़कर बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सबका दिल दुखाया है। ब्रिजेश उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, बस कीजिए हमारी बच्ची, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफ़ी है। आपने नादानी में गलती की है, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हम में से कोई भी माफ़ नहीं करेगा, समझी आप। रीत हाँ में अपना सिर हिला देती है। आपको पता है आपकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, हमेशा खुद से पहले अपनों के बारे में सोचती थी। रीत सभी की तरफ देखकर बोलती है, सच में आप सब मुझसे नाराज़ नहीं है ना। वृंदा नहीं, हम सब ने तो आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन अभिमन्यु आपसे ज़रूर नाराज़ हैं और वो आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, आपको मनाना पड़ेगा उन्हें। अभिमन्यु अपने स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा खाली आसमान को देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी और गुस्से की वजह से उसकी सारी नसें तन गई थीं। तेजस और अभय उसके पास आते हैं। अभय भाई शांत हो जा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, तुझे रीत पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, कितना डर गई थी वो।
तेजस, हाँ अभिमन्यु, अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे उस पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माना उसने गलत किया, उसे तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और इस तरह बातें भी नहीं छुपानी चाहिए थी। लेकिन तू ये भी तो देख, उसे सब कुछ तेरे लिए किया। इस बार तू उसके नज़रिए से भी तो सोच। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप खड़ा आसमान को देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करता है। सामने से आवाज़ आती है, सर काम हो गया। अभिमन्यु गुड बोलकर कॉल कट कर देता है और एक डेविल स्माइल करता है। तेजस और अभय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तेजस, अभिमन्यु तू क्या करने वाला है? किससे बात कर रहा है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अभिमन्यु उन दोनों की तरफ देखता है, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोलता है, किसी को उसके किए की सज़ा मिलने वाली है। वेट करो, कल तक सब पता चल जाएगा। वो दोनों आगे कुछ बोलते उससे पहले अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। अभिमन्यु अपनी कार लेकर सुनसान रास्तों पर निकल जाता है। कुछ देर बाद घर वापस आता है और घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु अपने रूम में आता है तो देखता है रीत बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। अभिमन्यु उसके पास जाता है तो देखता है उसके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। उसका खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और रोने की वजह से हल्का लाल हो गया था। अभिमन्यु की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसके पास बैठकर प्यार से उसके चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फ़ों को पीछे करते हुए बोलता है, मुझे पता है जान, तुम पर इस तरह गुस्सा करके मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें हर्ट किया है। लेकिन जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। तुम्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी मेरी रूह कांप जाती है। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी ज़िंदगी हो, आत्मा हो मेरी, और मुझसे कोई मेरी ज़िंदगी छीने ये हक मैंने किसी को नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू रीत के हाथों पर गिर रहे थे, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अपने सामने अभिमन्यु को देख वो भरे गले से बोलती है, आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मुझे तुम पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो अपने कान पकड़कर बोलता है, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी। रीत, अभी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अभिमन्यु उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, नहीं जान, अब तुम ना तो सॉरी बोलोगी और ना ही रोगी। बस बहुत नफ़रत और दर्द सह लिया तुमने, लेकिन अब नहीं। रीत अपना चेहरा उठाकर बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, अभी सच में आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर बोलता है, भला कोई अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा देर तक नाराज़ रह सकता है? रीत, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, इस दिल की धड़कन हो। उसकी आंखों से आंसू बहकर रीत के चेहरे पर गिर रहे थे।
रीत उसके आंसू पोंछकर बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अभी। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है। अभिमन्यु उससे टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। प्लीज़ सॉरी मत बोलो जान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए खोने से डरता हूँ। एक बार खो चुका हूँ तुम्हें, अब तुम्हारा मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की। बस इस वजह से मैं ज़्यादा रूड हो गया तुम्हारे साथ, सॉरी। रीत उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोलती है, प्लीज़ अभी आप सॉरी मत बोलिए, जो हुआ सो हुआ। अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी नहीं, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.